इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास में भारत के भाई चीन की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम कोरिया और जापान पर भी नजर डालेंगे। चीन में और पूर्वी एशिया के जापान, कोरिया, सियाम, म्यांमार वगैरह देशों में हमें आर्य जाति का जिक्र नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो उसके बजाय मंगोली नस्लों का ही जिक्र करना पड़ेगा। शुरुआती चीनी सभ्यता 5000 या कुछ ज्यादा वर्ष गुजरे होंगे जब पश्चिम से चीन पर एक हमला हुआ था। हमला करने वाली ये जातियां भी मध्य एशिया से आई थीं और अपनी सभ्यता में ये अच्छी खासी आगे बढ़ी हुई थीं। ये लोग खेती करना जानते थे और भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ और मवेशियों के बड़े बड़े झुंड पाला करते थे। ये लोग अच्छे अच्छे मकान बनाना जानते थे और इनका समाज खूब विकसित था। ये लोग होवानगहू नदी के पास, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, बस गए और यहाँ इन्होंने अपने राज्य का संगठन किया। सैकड़ों वर्षों तक ये सारे चीन में फैलते रहे और अपने कला कौशल और कारीगरी की उन्नति करते रहे। चीनी लोग ज्यादातर किसान थे और उनके सरदार असल में एक तरह के कुलपति थे। 600 या 700 वर्ष बाद, यानी अब से 4000 से भी अधिक वर्ष पहले, याओ नामक एक व्यक्ति हुआ जिसने अपने को सम्राट कहना शुरू किया। लेकिन उस उपाधि के बावजूद उसकी स्थिति अधिकतर कुलपति की सी ही थी, मिस्र या इराक के सम्राटों की सी नहीं। चीनी लोग किसानों की तरह ही रहते थे और वहां कोई खास केंद्रीय सरकार नहीं बन पाई। चीन का हिस्सा राजवंश। पहले फल विश्व की अन्य सभ्यताओं में भी लोग अपने कुलपति चुना करते थे और आगे चलकर किस तरह यह पद वंशानुगत अधिकार बन गया, यह इतिहास में हमें देखने को मिलता है। चीन के शुरुआती इतिहास में हम इसकी शुरुआत होते देखते हैं। याओ का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नहीं हुआ, बल्कि उसने एक दूसरे व्यक्ति को नामजद कर दिया जो उस समय देश में सबसे ज्यादा योग्य समझा जाता था। लेकिन जल्द ही यह पद वंशानुगत हो गया और कहा जाता है कि 400 वर्ष से ज्यादा तक हिस्सा नामक राजवंश ने चीन पर हुकूमत की। हिस्सा वंश का आखिरी राजा बहुत जालिम था। नतीजा यह हुआ कि एक क्रांति हुई जिसने उसे उखाड़ फेंका। इसके बाद शैन या चिंग नामक दूसरे राजवंश के हाथों में सत्ता आई और यह करीब 650 वर्षों तक चली। शुरुआती चीनी संस्कृति। चीन का इतिहास, उसकी प्राचीन संस्कृति की लंबी परंपरा और उसके एक एक राजवंश जो 500 से लेकर 800 वर्ष तक राज करते रहे, कितनी अद्भुत चीजें हैं। इन 1100 वर्षों में चीन की धीमी उन्नति और विकास पर जरा गौर करने पर पता चलता है कि धीरे धीरे कुलपति की प्रथा टूटती गई और उसकी जगह केंद्रीय सरकार स्थापित हो गई और एक सुसंगठित राज्य सामने आ गया। उस पुराने जमाने में भी चीन के लोग लिखने की कला जानते थे, लेकिन चीनी लिपि हमारी नागरी या अंग्रेजी या फ्रांसीसी लिपि से बिल्कुल भिन्न है। इस लिपि में अक्षर नहीं होते। यह संकटों या चित्रों द्वारा लिखी जाती है। शैन राजवंश को 640 वर्ष शासन करने के बाद एक क्रांति ने उखाड़ फेंका और चाओ नामक एक नए राजवंश का अधिकार हुआ। इसने शैंगो से ज्यादा 837 वर्ष तक राज किया। चाओ वंश के जमाने में ही चीन का राज्य अच्छी तरह से संगठित हुआ और इसी जमाने में चीन में दो महान दार्शनिक कन्फ्यूशस और लाओ त्से पैदा हुए। चीन से कोरिया देश की उत्पत्ति। जब शैंग राजवंश निकाल फेंका गया, इसके कित्से नामक एक उच्च अधिकारी ने चाओ लोगों की नौकरी करने की बजाय देश छोड़कर चले जाना अच्छा समझा। इसलिए वह अपने 5000 अनुयायियों को साथ लेकर चीन से बाहर कोरिया को कूच कर गया। उसने इस देश का नाम चोसन यानी सुबह की शांति का देश रखा। कोरिया या चोसन चीन के पूर्व में है, इसलिए कित्से पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की ओर गया। शायद उसने यह समझा हो कि पूर्व दिशा के अंतिम छोर वाले देश में पहुंच गया है और इसीलिए उसने इसे यह नाम दिया। ईसा के 1100 वर्ष पहले से कोरिया का इतिहास शुरू होता है।
कित्से के साथ ही इस नए देश में चीनी कला कौशल, मकान बनाने की कला, कृषि और रेशम की कारीगरी आई। कित्से के पीछे पीछे और भी बहुत से चीनी प्रवासी यहाँ आ गए। कित्से के वंशजों ने चोसन यानी कोरिया पर 900 से ज्यादा वर्षों तक राज किया। लेकिन चोसन यानी कोरिया पूर्व दिशा का आखिरी देश नहीं था। उसके पूर्व में, जैसा कि हम जानते हैं, कि जापान है। लेकिन हमें इस बात का कोई पता नहीं कि जब कित्से चोसन गया था तो जापान में क्या हो रहा था। जापान का इतिहास इतना पुराना नहीं है जितना चीन का या कोरिया यानी चोसन का। जापानी लोगों का कहना है कि उनके पहले सम्राट का नाम जिम्मुतिन्नु था और उसने ईसा से 600-700 वर्ष पहले राज किया। इन लोगों का यह विश्वास है कि वह सूर्य देवी से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि सूर्य जापान में देवी माना जाता था। जापान के मौजूदा सम्राट जिम्मुतिन्नु के असली वंशज माने जाते हैं। इसीलिए बहुत से जापानी इन्हें भी सूर्यवंशी मानते हैं। हमारे देश भारत में राजपूत लोग भी इसी तरह से सूर्य और चंद्र से अपना नाता जोड़ते हैं। उनके सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दो मुख्य राजघराने प्रसिद्ध हैं। तो हमें आशा है कि अब आपको पता चल गया होगा कि भारत के पड़ोसी देश चीन का क्या इतिहास रहा है। इसी तरह आपने यह भी जाना कि किस तरह चीन से ही कोरिया की पैदाइश हुई। आपको जापान के बारे में भी एक सरसरी जानकारी मिल गई। तो इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।